मध्य प्रदेश के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ हैं। विश्वास साहब, एक बड़ा फैसला जहां प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि अब भारत में बच्चों को भी वैक्सीन लगेंगी। निश्चित रूप से देखिए, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर समय इस देश की जनता की जान बचाने के लिए, इस देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए इस कोरोना की महामारी में बहुत सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। कोरोना की इस महामारी में पूरी दुनिया ने माना है कि वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है इस जंग को जीतने का। और जितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण वैक्सीन बनाना था, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस देश में जहां पर भौगोलिक विषमता हम देखते हैं, उसमें वैक्सीन लगाना भी है। अलग अलग प्रांतों में पूरी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को संचालित करने में केंद्र सरकार ने जितनी अच्छी रणनीति को अपनाया, उसी का परिणाम है कि आज हम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा पाए हैं। और अब जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, 15 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच में भी अब वैक्सीन पहुंच रही है। और उसके साथ साथ जो कोमॉर्बिडिटी के 60 साल से ज्यादा के हितग्राही हैं, उनको वैक्सीन लगाना, या हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा की है, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। वो इस देश में और सक्षमता के साथ हम कोरोना की लड़ाई लड़ सके, इसमें बहुत सहायक साबित हो। सारंग साहब, बहुत जरूरी है जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अभी तक के अनुभव भी हमें ये सिखाते हैं कि वैक्सीन के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से इसका मुकाबला बहुत जरूरी है। और हालात और अलर्ट को देखते हुए भारत की तैयारी भी कैसी है, ये जानकारी भी साझा की गई। हाँ जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक पालक के रूप में, देखिए केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, वो इस देश की जनता के सुख और दुख के सहभागी हैं। साथ में सुख और दुख को जनता के बीच में रहकर जनता के साथ रहते हैं, ये बात उन्होंने स्थापित की है। और इसीलिए उन्होंने पालक के रूप में, जहां एक और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि ये देश किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो उसके साथ साथ उन्होंने इस बात के लिए भी हमें प्रेरित किया कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, अपने और अपने परिवार को बचाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने सरकार की ओर से, या प्रधानमंत्री के रूप में, या इस देश के हर परिवार के पालक के रूप में जो सौगात देनी थी, वो भी उन्होंने दी। छोटे बच्चों को वैक्सीन की सौगात दी है, 3 तारीख से वो शुरू होगी। जी, और साथ ही बड़ी बात कि न्यू ईयर के उत्साह में लापरवाही ना बरती जाए, सावधान रहें। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया आपका। और इस वक्त एम्स गोरखपुर की डॉक्टर आरती लाल चंदानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर आरती, बड़ा फैसला और सही समय पर लिया गया फैसला, जहां ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर लोग भयभीत भी हैं। बिल्कुल 100% बहुत अच्छा फैसला, एंड एज यूजुअल बहुत टाइमली, बहुत सराहनीय, और कोई डाउट नहीं है कि ये देश के राजनीति में है और इससे फायदा होगा कोविड कंट्रोल और इसको प्रिएम्प्ट करना। कोई फर्दर अटैक हो, पहले प्रिएम्प्ट करने का ये बहुत बड़ा कदम है। और ये बिल्कुल इसको होना चाहिए, ये प्रूव्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब्सटेंशिएटेड है। और इसमें भी हम काफी कंट्रीज से लीड ले रहे हैं। ये अगर बच्चों को भी वैक्सीनेशन हो, और ये 60+ को भी लिबरली मिलेगा और लगा सकते हैं, तो ये बड़ी बात है, वाकई बड़ी बात। जी, लेकिन इस प्रिकॉशनरी डोज को लिए गए फैसले, जिसमें हेल्थ वर्कर्स पर भी पूरी तरह से फोकस। बिल्कुल, हेल्थ वर्कर्स को अगर ये प्रायोरिटी से लगेगा, तो वो नॉट ओनली एक जब इम्यूनाइज होते हैं, उनसे अराउंड 25 लोग प्रोटेक्टेड होते हैं। 20 into 25 कर दीजिए, दे विल बी प्रोटेक्टेड। सिमिलरली अगर बच्चों को लगता है तो भी 20 को भी आप 50 से मल्टीप्लाई, दे विल बी प्रोटेक्टेड। और एक के अंदर एंटीबॉडीज आती है तो into 10 कर दीजिए, दे आर प्रोटेक्टेड। तो दिस इज अ रियली ग्रेट स्टेप। थर्ड डोज भी जो लग जाता है, that has been proved that it gives added immunity। और जो डर है कि पिछले वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी खत्म हो गई, वो डर भी खत्म हो जाएगा इस बूस्टर से। So really wonderful, हम सेलिब्रेट करेंगे।
थैंक यू डॉक्टर आरती इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आरती कह रही थी कि बड़ा फैसला लिया गया है, सही समय पर लिया गया फैसला है। और क्या बड़े फैसले हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन की खास बातें एक बार फिर से आपको बता दें, जहां उन्होंने बताया कि अब बुजुर्गों को भी प्रिकॉशनरी डोज का विकल्प होगा सामने, साथ ही हेल्थ वर्कर्स पर भी हमेशा की तरह फोकस किया गया है। डॉक्टरी सलाह पर हेल्थ वर्कर्स को भी 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोज मिल सकेगी, साथ ही 3 जनवरी से बच्चों को भी टीका लगेगा। साथ में देश में 141 करोड़ डोजेस अभी तक लग चुके हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड की व्यवस्था भी है। और इस समय पैनिक ना किया जाए, सावधान रहा जाए, क्योंकि लगातार साइंटिस्ट के साथ रिसर्च में भी यह बात साफ हो चुकी है कि भारत में आने वाले दिनों में और वैक्सीन भी अवेलेबल होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि नेजल वैक्सीन के साथ साथ डीएनए आधारित वैक्सीन भी जल्द अब भारत में होंगी। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ है। देवेंद्र, अभी आपने डॉक्टर आरती को भी सुना होगा, हेल्थ वर्कर्स में भी इस बात को लेकर उत्साह है और डॉक्टर आरती ने तो यह भी कहा इस फैसले को हम सेलिब्रेट करेंगे, जहां हमेशा की तरह हेल्थ वर्कर्स पर भी फोकस प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। और यही जो प्रिकॉशनरी डोज की बात कर रही है, वो ना सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग बल्कि हेल्थ वर्कर्स के लिए भी अब विकल्प के तौर पर अवेलेबल होगी। हाँ बिल्कुल, और आप पहले बार शुरू से देखें कि जब वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, तब भी पीएम मोदी का इस बात को लेकर फोकस था कि चाहे हेल्थ वर्कर्स हो या फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, उन सबको सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पे उनके लिए सामने चुनौती सबसे बड़ी होती है। अगर वो फोर्स आपका धराशायी होता है तो फिर बाकी बहुत ज्यादा क्राइसिस की स्थिति हो जाएगी। और उस लिहाज से पीएम मोदी ने पहले उस पर फोकस किया। फिर दूसरा फोकस ये रहा कि जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हों और जो कोमॉर्बिड वाले लोग हों, उन पे फोकस किया जाए। तो ये सारी चीजें एक ग्रेजुअली जो साइंटिफिक एडवाइस है उसके आधार पर फैसले लिए जाते रहे हैं भारत के वैक्सीनेशन अभियान में, और अभी भी वही दिख रहा है। और बार बार इस बात को लेकर जब पीएम मोदी के ऊपर आप देखें तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता था, तब देवेंद्र रोकना चाहूंगी, डॉक्टर संजय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्स दिल्ली के डॉक्टर संजय राय इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय राय, एक बड़ा योगदान ओवरऑल रिसर्च पर आपका भी रहा है। इस वक्त जो बड़ा फैसला लिया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी था यह फैसला? देखिए, जहाँ तक एज ए संक्रामक रोग विशेषज्ञ के साथ साथ जो है डॉक्टर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए। मोदी जी हमेशा उनकी नीयत में कभी खोट नहीं रही है, हमेशा प्रोएक्टिव रोल लेते रहे रोल। जब 600 केसेस थे, लॉकडाउन लगाना, वैक्सीन को खुद मॉनिटर करते रहना, ये करते हैं। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन को मॉनिटर किया कि आज हम 135 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का डोज लगा चुके हैं। जहां तक बच्चों की वैक्सीनेशन का है, एडल्ट में 1.5% के आसपास डेथ होती है, तो करीब 10 लाख में करीब 15,000 की डेथ होती है। वैक्सीन से जो है हम करीब 13 से 14,000 उसमें डेथ बचा लेते हैं। 8-10 लोगों को वैक्सीन से भी अगर प्रॉब्लम होती तो ह्यूज बेनिफिट होता है। बच्चों में ये डेथ उतनी नहीं है, बच्चों में जो है 2 डेथ होती है हर 10 लाख में। एविडेंस ये कहता है अभी तक जो है उससे ज्यादा वैक्सीन एसोसिएटेड हो सकती है। शायद अभी जो है प्रधानमंत्री को गलत डेटा दिया गया है। जो भी ग्लोबल एविडेंस है उस पे मैं ये कह सकता हूं, अभी एविडेंस ये नहीं कहता कि बच्चों में देने से हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ऑलमोस्ट सेकेंड वेव में जिस तरीके से डिवास्टेटिंग था, एडल्ट की इतनी डेथ हुई है, उसमें भी बच्चों की डेथ नहीं है। 90% बच्चे दिल्ली में क्या। डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय, लेकिन अभी जिस तरीके के ओमिक्रॉन वेरिएंट के ट्रांसमिशन को लेकर एक खतरा बना हुआ है पेरेंट्स के बीच में, और जिस तरीके से अब स्कूल और कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, प्रिकॉशनरी तौर पर अगर 15 से 18 साल के बच्चों को इस वक्त वैक्सीन दी जा रही है, तो यह फैसला बहुत जरूरी भी था? नहीं, देखिए, जब अभी जो ग्लोबल एविडेंस अगला ये है कि जिसको एक बार कोविड हो गया, जो अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ होगी, बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन जो है, अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई है तो जो कोविड से रिकवर हो गया। और इसीलिए हिंदुस्तान में जो केसेस अचानक कम हुए, इसीलिए कम हुए। तो साइंस पे हमें विश्वास करना चाहिए। वैक्सीन का रोल है, वैक्सीन सीवियरिटी डेथ करता है, वैक्सीन इन्फेक्शन रोकने में उतना कारगर नहीं है। नेचुरल इन्फेक्शन जिसको जो रिकवर्ड है, इन्फेक्शन को भी रोकने में कारगर है। तो बच्चों को वैक्सीन देके अगर सीवियरिटी नहीं है, इन्फेक्शन रोकने में उतना कारगर नहीं है। किसी भी कंट्री का देख लीजिए, सिंगापुर में 80% देने के बाद भी वैक्सीन उतनी बड़ी वेव आई दुनिया में। तो वैक्सीन जो है सीवियरिटी कम करता है, इन्फेक्शन को कम करने में उतना कारगर नहीं होता है। और बच्चों में सीवियरिटी नहीं है, इन्फेक्शन अगर होगा तो बच्चे घर को वैसे भी लाएंगे जाने के लिए,
जी। अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। हम एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है, संक्रामक रोग जब हम लोग देखते हैं तो सारे एविडेंस देखते हैं, खुले दिमाग से काम करते हैं। ये नहीं कि वैक्सीन देना है। कोई भी इस कंट्री में मुझे अभी संक्रामक रोग विशेषज्ञ नहीं मिला जो ये कहे कि बच्चों में वैक्सीन देने से बेनिफिट है। ग्लोबली कुछ कंट्री ने पिछले 5 महीने से देना शुरू किया है, उनके डेटा को एनालाइज करना चाहिए कि क्या वैक्सीन देने के बाद ऐसा तो नहीं उनके यहाँ डेथ रेट इंक्रीज होगी बच्चों में। तो सिर्फ वैक्सीन देना ही नहीं जरूरी है, कितना बेनिफिट होगा यह डिमॉन्स्ट्रेट करना जरूरी होता है। जो लोग वैक्सीन कह रहे हैं कि देना से फायदा होगा, वो ये बताएं कि बच्चों में अभी बेनिफिट, अभी सिवियरिटी कितनी है और कितना एक्सपेक्टेड बेनिफिट है वैक्सीन से। तो ये अभी बहुत ही एविडेंस बेस्ड नहीं कहा जा सकता है। जी, डॉक्टर संजय राय इंडिया टीवी के साथ आप जुड़े उसके लिए शुक्रिया आपका। इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीलम, हम जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ लगातार बात कर रहे हैं वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि एक प्रोएक्टिव रोल प्रधानमंत्री की तरफ से रहा है और हालात को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं उसकी तारीफ की जा रही है। जी बिल्कुल, आई थिंक एक तरीके से मैंने 3 दिन पहले ही मीडिया में बोला था कि उम्मीद करती हूँ मोदी जी सेंटा बनकर 25 को जैसे गिफ्ट्स लेके आते हैं, इस वक्त का मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट था वैक्सीन। हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। मैंने संजय जी को भी सुना, उनकी बातों को भी सुना, बट जब मेरे पे आती और तो मैं क्या करना चाहूंगी एज अ हेल्थ केयर वर्कर, क्या मैं बूस्टर डोज लेना चाहूंगी या मैं चुपचाप बैठी रहूं सोच के कि नहीं होगा। तो अभी ये मानते हैं कि एविडेंस नहीं है कि बूस्टर डोज देने के बाद कितना फायदा होगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट एविडेंस मिल चुका है कि जिनको वैक्सीन लगी थी उनमें सिवियरिटी कम हुई थी, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयूज कम हुए थे। और एक स्टेट्स जैसे यूके या यूएसए और भी थोड़ी जगहों का ये कहना था, जैसे इजराइल को मान लो, उनका सोचना ये था कि शायद उनकी डोजेस पहले लग चुकी है इसलिए उनकी वही तो वो दूसरी बूस्टर की भी बात कर रहे हैं। तो I think when it comes to healthcare workers, most of the doctors और workers यही चाहेंगे कि हमको वैक्सीन मिली जाए, क्योंकि अगर हमें 6 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ, वैक्सीन की 2nd डोज मिलके ऑलमोस्ट 6 महीने साल हो गए हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो हम भयभीत है इस बात को लेके। दूसरी चीज ये भी है कि जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जैसा जिसको काफी लोगों को डेल्टा वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ, 50-60% हुआ, तो उनमें सिवियरिटी होने के चांसेस रहेंगे। और क्या बच्चों में सिवियरिटी नहीं हुई है ये कहना थोड़ा गलत है, बिकॉज जो हमारी IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन आया था, मोदी जी रिकमेंडेशन कहां से इसको डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, कितना जरूरी था अभी तक के हालात को लेते हुए बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर ये फैसला? देखिए, दोनों ही जो घोषणाएं हैं प्रधानमंत्री की वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहले तो बूस्टर डोज की जो उन्होंने चर्चा की है या तीसरी डोज की जो चर्चा की है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विकसित देशों ने इस विषय में निर्णय कर लिया है और शोध के आधार पर किया है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता 2 टीकों के बाद 5 से 7 महीने में कम होने लगती है जी। और कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन और कोई भी वेरिएंट हो, कुछ ना कुछ असर उस पर भी होता है, चाहे 30% हो, 50% हो, 80% हो, और गंभीर रोग होने से बचा सकती हैं ये टीके। इसलिए इसके अनुमोदन अमेरिका ने भी किया, यूके ने किया, यूरोप ने किया और इजराइल और दूसरे देशों ने किया। भारत को के लिए भी हम लोग ये मांग कर रहे थे काफी समय से कि जो लोग लगवाना चाहें उनको तीसरी डोज की भी अनुमति मिलनी चाहिए। तो इसका भी शुरुआत हो रही है। दूसरे 15 वर्ष और 18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए भी घोषणा जो हुई है वो भी बहुत उत्साहवर्धक है, क्योंकि बच्चों के लिए भी टीकाकरण की मांग उठ रही थी। ठीक है, अभी 5 से 15 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी अनुमोदन नहीं हुआ है, वो भी मैं समझता हूँ आने वाले समय में हो जाएगा। DNA वैक्सीन है ये, जाइकोव डी वाली और कोवैक्सीन दोनों ही अनुमोदन हो जाएंगे। जाइकोव डी को तो जुलाई में ही BCGI ने अनुमति दे दी थी, 3 डोज की वैक्सीन थी।
और कोवैक्सीन को भी अनुमति मिल गई। फिर नेजल वैक्सीन की जो बात की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नेजल वैक्सीन अगर सफल होती है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इस पेंडेमिक से जूझने में, क्योंकि नेजल मिकोजा के द्वारा ही वायरस एंटर करता है, रेप्लिकेट करता है, और यदि वहीं पे ब्लॉकेज हो जाए और वायरस एंटर न कर पाए, इन्वेजन न कर पाए और वहीं पे वायरस को पकड़ लिया जाए तो फिर रोग होने से बच जाएगा। तो ये बहुत मैं समझता हूँ आज का जो राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है, ये सब जानकारी देते हुए, तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे अब कम से कम लोगों में कुछ उत्साह और आएगा, और ओमिक्रॉन के डर से लोग आगे से आगे आके टीकाकरण करा रहे हैं। ये बात सभी दुनिया में आई है सामने। अमेरिका में भी लोग टीका लगवाने आ रहे हैं जिनमें थोड़ी वैक्सीन हेजिटेंसी थी। भारत में भी जिन लोगों ने दूसरा टीका नहीं लगवाया वो आगे आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ली नहीं, और मैं तो मीडिया कर्मियों को जानता हूं उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक, वो भी आगे आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। हालांकि यहां पर यह बात भी उन्होंने कही कि 11 महीने से जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुई थी उसी का यह नतीजा था कि 141 करोड़ डोजेस देश में अभी तक लग चुकी हैं। डॉक्टर नीलम, अपने संबोधन में उन्होंने गार्जियन के उस कंसर्न का भी जिक्र किया। हालांकि बच्चों में ज्यादा केसेस नहीं आए, लेकिन 15 से 18 साल के बच्चे जिनका एक्सेस अब बाहर की दुनिया में यानी स्कूल और कॉलेजेस जिस तरीके से खुले हैं बढ़ गया है, इसलिए ये वैक्सीनेशन का फैसला उनके लिए भी बहुत जरूरी रहा। जी बिल्कुल, अगर आपको ये सब जान रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा है बच्चों के, स्पेशली एडोलेसेंट्स एज में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा है, क्योंकि उनको काफी हद तक कॉलेजेस स्कूल जाने के लिए जैसे 10 to 12 स्टूडेंट्स को बंद करने से आई थिंक वो सब भी जाना चाहते हैं। और बात उठती है कि अगर बच्चे को इन्फेक्शन होगा और घर में 60 साल से बड़ा कोई होगा तो वो उसके लिए रिस्क हो जाएगा। तो घर वाले चाह रहे थे कि बच्चे भी ना जाए क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं मिली है या बड़ों को, तो किसी ना किसी माध्यम से बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। तो हेल्थ इज ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, एंड आई थिंक अगर वैक्सीन उपलब्ध है तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। एंड सिवियरिटी नहीं है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा सिवियरिटी सब में नहीं है, लेकिन हमने काफी हद तक बच्चों को भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हुए देखा है, MIC केसेस भी होते हुए देखा, और जिनको एक्सपेशली किसी कोमोबिडिटी जैसे बड़ों को है, बच्चों में अगर अस्थमा, रीनल डिजीज, लिवर डिजीज, ट्रांसप्लांट, स्टीरॉइड्स ऐसे चीजों पे है तो उनको हाई रिस्क हो जाते हैं। तो आई पर्सनली वाज ऑलवेज इन फेवर कि उनको भी मिलना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से हम बाकी की वैक्सीन देते हैं तो हम हर एक वैक्सीन जो देते हैं वो जानलेवा नहीं होती है, बट वो मॉर्बिडिटी, दुख तकलीफ करती है जब आप से चिकन पॉक्स की वैक्सीन ले लेते हैं, कोई भी इस तरीके की वैक्सीन। तो ऑप्शनल इस तरीके की वैक्सीन मेरे हिसाब से इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज जो मोदी जी ने कहा वो आफ्टर ऑल मोदी जी को एडवाइस देने वाली एक साइंटिफिक कमेटी है और एक स्ट्रॉन्ग कमेटी ही ये उनको एडवाइस दिया होगा। इट इज नॉट कि उन्होंने, और ये बात उन्होंने खुद कही भी कि लगातार हर चीज के फैसले उन साइंटिस्ट और उन डॉक्टर्स के साथ संपर्क में रहकर ही लिए जा रहे हैं, और यही वजह है कि आज जो बड़े फैसले बच्चों की वैक्सीनेशन के साथ साथ प्रिकॉशनरी डोज को लेकर लिए गए, वो जानकारी उन्होंने देश के साथ साझा की। इस वक्त डॉक्टर डीके गुप्ता, फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, आज जो फैसले लिए गए हैं और जो फैसलों की जानकारी देश के सामने रखी गई, इन फैसलों के बारे में आपकी राय? देखिए, अगर बात करें तो ये फैसले इस समय सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे। इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि जो हमारे 40 करोड़ बच्चे हैं वो अनइम्यूनाइज्ड थे, वो हाई रिस्क थे, वो एक्सपोज थे, और वो थर्ड वेव जो जिसकी आने की पूरी संभावना है उस पे हाई रिस्क थे। और हमने ये बड़ा मिथ था जो माल बोल रहे थे हम लोग कि वैक्सीन, वो बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता कोविड का, या इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में मोर्टेलिटी कम होता है। हमने सेकेंड वेव के बाद देखा बहुत सारे बच्चे जो कोविड से ठीक हो जाते थे और 6 to 8 वीक के बाद उन सब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसे थे जिनको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मतलब उनको सीरियस इलनेस हुई है और बच्चे आईसीयू में भर्ती करने पड़े। अभी तक हमें इन्फेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता है, बट इनडायरेक्ट बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कि बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे थे, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी थी। मैं बच्चों को डॉक्टर हूं, तो अगर बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट था उसमें कहीं ना कहीं हैम्परिंग हो रही थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 की बात करें तो वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव थी, जाइडस कोव डी, उसका रूल आउट नहीं था। तो आज जो सबसे बड़ी अच्छी खबर आई है
इसमें एक दूसरी वैक्सीन अप्रूव हो गई है और साथ में रोल आउट की डेट आ गई। पहले क्या था, अप्रूव हो गई थी, डीजीसीआई ने अप्रूव कर दिया था, सीडीएसको ने अप्रूव कर दिया था, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव कर दिया था, बट रोल आउट नहीं था। अब क्या है, रोल आउट की डेट आ गई, पता लग गया कि 3 जनवरी से वैक्सीन लगने वाली है। तो जो जितने भी माता पिता पेरेंट्स हैं, सबके मन में जो डर था कोविड कोरोना वायरस के बारे में, वो शायद अब खत्म होगा और वैक्सीन के लिए बच्चे लोग लेके आगे आएंगे और वैक्सीन लगने से फायदा होगा कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो डिले स्कूल हो रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह खुल सकेंगे। दूसरी बात, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और तीसरे जो 60 प्लस के जो लोग हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं, वो लोग हाई रिस्क में। अभी हमने देखा कि एक स्टडी आई लैंसेट की, जिसमें कोविशील्ड लगने के बाद 3 महीने बाद ही लगभग 25% भी उसकी इम्यूनिटी नहीं बचती है। और हमने बहुत सारी ऐसी स्टडी देखी है जिसमें एवरेज 6 महीने और मैक्सिमम 9 मंथ तक इम्यूनिटी है। और हम सब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन सबको जो वैक्सीन लगी थी वो फरवरी मार्च में लगी थी, मतलब लगभग 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ऑलरेडी हम सब दोबारा हाई रिस्क पे आ गए, दोबारा हम लोग री इन्फेक्ट हो सकते हैं, दोबारा हमें डिजीज हो सकती है, दोबारा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर अपने देश को बचाना होता है तो जो फौज होती है उसको हमें मोटिवेट रखना पड़ता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना इसी पड़ता हाई है। रिस्क फैक्टर को मॉनिटर करते हुए, इसी पर फोकस रखते हुए डॉक्टर मिश्रा, हम क्या ये समझे कि अभी जो फैसला लिया गया है उसमें 60 प्लस के साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर्स को भी विकल्प के तौर पर प्रिकॉशनरी डोज दी जा रही है? बिल्कुल, स्वास्थ्य कर्मियों को, और मैं तो समझता हूं कि फ्रंटलाइन, पूरे फ्रंटलाइन सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को, सभी को इसमें शामिल करना चाहिए। एयरलाइन में आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग फ्रंटलाइन में हैं। और क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता है अब, इसलिए वो बात अब नहीं है जो पिछले अप्रैल मई में थी कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं थी। अब तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के टीके हैं और उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। और उसका इस्तेमाल का एक ही तरीका है कि अगर आवश्यकता है तीसरे डोज की तो वो लगनी चाहिए, और बच्चों के लिए तैयार है टीके तो वो भी शुरू हो जाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के हमारी स्थिति और सुदृढ़ होगी इस महामारी को देखते हुए। और जो तीसरी लहर की बात चल रही है फरवरी में पीक आने की, तो संभवतः वो उतनी भयावह नहीं होगी जितनी अप्रैल मई में इस वर्ष हुई थी। और ये एक नई नववर्ष का उपहार देशवासियों को मिलेगा। और यही बात उन्होंने कही कि नववर्ष के उत्साह में सावधान रहना अभी भी बहुत जरूरी है। वैक्सीन जरूर अवेलेबल है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अभी भी सतर्क रहने की सभी को जरूरत है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मोहन और डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।